हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ डीसी मोटर। ओके, सो बेसिक थिंग्स ऑफ डीसी मोटर मीन्स वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर एंड टॉर्क, speed equation of the DC motor. Okay, so I think basic things you have already gone through the DC motor in first semester. Okay, and D2D student know more in the DC motor. Okay, but let's go through as it is in your syllabus, so let's go through that. Okay, भाई क्या है DC motor. Okay, so basic thing we know कि भाई मोटर का काम क्या है. So that is nothing but to convert electrical energy into mechanical energy. Okay, mechanical energy, electrical energy into mechanical energy. Okay, so that is the electrical motor. Generator उससे उल्टा है, वो हमें पता है. अब DC we have two types of motor, AC and DC. जो DC पे काम कर रहा है, DC सप्लाई पे ऑपरेट होगा, उसे DC मोटर कहेंगे. AC पे ऑपरेट होगा, इसे AC कहेंगे. Now let's the principle of the DC motor, go through the प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मोटर. तो डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है. सो व्हेन एवर दिस इज द वी कैन से फैराडेज लॉ, व्हेन एवर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंस अ फोर्स. ओके, सो एक वायर वी कैन से सिंपल वर्ड में अगर समझना होगी कि कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैं दो फील्ड के बीच में रख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. यानी ये रहा, ये हो गया दो, ये NS दैट इज द मैग्नेट एंड इन दैट वी हैव फील्ड. सो इसके बीच में अगर मैं कोई कंडक्टर यहाँ पुट कर रहा हूँ और जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली दिस लॉ क्या होगा, उस पर कोई फोर्स लगेगा. ओके, सो वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, सो it experience a force. And what is that force equation? So force equal to BIL Newton. जहाँ B क्या है, B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कि भाई फोर्स कितना लगेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ फील्ड कितनी है, स्ट्रेंथ उसकी कितनी है. देन I, इस कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा था, एंड L दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर की लेंथ क्या थी. ओके, सो उस पर ये डिपेंड करेगा फोर्स, तो फोर्स उस पर लगेगा. एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, दैट इज नोन बाय द फैराडेज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, तो उससे हमें पता चलेगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर कि भाई कंडक्टर में पुट कर दूँ, यहाँ सप्लाई दूँ और करंट यहाँ से फ्लो होगा, और अगर उसको मैं बिटवीन फील्ड में रख दूँगा, उस पर फोर्स लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वो रोटेट होना स्टार्ट करेगा accordingly the law. Okay, so this is the principle of the motor. इस principle पर मोटर काम कर रहा है. Okay, so now let's go through the construction wise of the DC motor. So in DC motor we have one part that is the armature, जो rotate होगा. Okay, armature जहाँ नॉर्मली वाइंडिंग इज देयर और वो रोटेट होगा, उसे हम आर्मेचर बोल रहे हैं. और जो फिक्स पोर्शन है जिस पे भी वाइंडिंग होगी उसे हम बोलेंगे फील्ड. तो ये हो गया हमारा फील्ड, ये हो गया हमारा आर्मेचर. सो दोनों केस में वाइंडिंग इज देयर. ओके, देन ये पोर्शन हो गया ब्रश. ओके, एंड दिस इज द कॉम्यूटेटर. ओके, सो ब्रश एंड कॉम्यूटेटर इज देयर इन डीसी मोटर. ओके, सो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, बेसिक कंपोनेंट हमें पता होनी चाहिए कि भाई डीसी मोटर है, ब्रश डीसी मोटर, तो उसमें होगा ब्रश, कॉम्यूटेटर, आर्मेचर एंड फील्ड, and outer portion that is yoke. Okay, so this is the thing come in the DC motor. Okay, so now as principle say कि भाई whenever current can be conductor put in magnetic, तो जैसे मैं यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ तो क्या होगा, तो ये रोटेट होना स्टार्ट कर देगा. ओके, अकॉर्डिंगली दो. तो सेम वे हमारे पास एक दूसरा प्रिंसिपल भी है कि भाई whenever conductor cuts the magnetic field, अब ये यहाँ से रोटेट हो रहा है तो ये रोटेट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली फील्ड को भी कट करेगा अंदर. तो व्हेन एवर कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, EMF इज इंड्यूस, फैराडेज फर्स्ट लॉ. ओके, तो यहाँ भी इसके अक्रॉस में भी सम वोल्टेज इज जनरेटेड. ओके, एंड दैट वोल्टेज इज नोन एज अ बैक ईएमएफ. ओके, सो क्या हो रहा है कि भाई सप्लाई तो हम दे रहे हैं, तो आर्मेचर रोटेट
हो रहा है, पर जैसे ही वो रोटेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली तो फेराडे लॉ वो अंदर एक वोल्टेज जनरेट कर रहा है और वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है सप्लाई वोल्टेज से, जिसे हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। वो मेन वोल्टेज को क्या करेगा, बैक करेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स द बैक ईएमएफ। So when the armature winding of DC motor is start rotating in the magnetic flux produced by the field winding, it cut the line of magnetic flux and it induce the EMF. ओके, तो यहाँ अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज बता दूँ तो यहाँ आर्मेचर में, ये आर्मेचर लेट्स से इट्स आर्मेचर, तो क्या होगा, वोल्टेज एक जनरेट होगा जो इसको अपोज करेगा और उसे हम बोलेंगे बैक ईएमएफ। क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ। उसकी वैल्यू क्या होती है, EB इक्वल टू बैक ईएमएफ, EB इक्वल टू N∅ZP/16 तो जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि भाई रोटेशन कितनी स्पीड से हो रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड करेगा, नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ पे डिपेंड करेगा। ओके, सो दिस आर द पैरामीटर्स जिस पे बैक ईएमएफ डिपेंड कर रहा है कि भाई कितना बैक ईएमएफ जनरेट होगा तो ये होगा, और ये ऑलवेज इसको अपोज करेगा ड्यू टू दी लॉ ऑफ लेंस लॉ। लेंस लॉ कहेंगे भाई दिस इंड्यूस ईएमएफ एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द आर्मेचर सप्लाई वोल्टेज हेड, इट्स कॉल्ड बैक ईएमएफ। ये सप्लाई वोल्टेज को ऑपोज कर रहा है, दैट्स व्हाई नेम इज गिवन बैक ईएमएफ। ओके, सो अगर मैं इक्वेशन डिफाइंड करूँ यहाँ तो V इसको मैं टर्मिनल वोल्टेज बोल दूँ, इसको मैं बैक ईएमएफ डिफाइन करूँ और इसके अंदर जो ड्रॉप हो रहा है वो आर्मेचर का है, दैट इज IA, करंट इसमें से IA फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस है RA। तो वोल्टेज इक्वेशन क्या होगा, V टर्मिनल वोल्टेज VT इक्वल टू IARA प्लस EB। ओके, सो दैट इज अ वोल्टेज इक्वेशन, और वी कैन से दिस इज V इक्वल टू EB प्लस IARA, मीन्स टर्मिनल वोल्टेज यानी ये वाले वोल्टेज, इसके अक्रॉस के वोल्टेज वो कितने हो गए कि भाई जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो तो है, प्लस इसका ड्रॉप जो हो रहा है, मीन्स करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, आर्मेचर करंट IA और आर्मेचर का रेजिस्टेंस IARA। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू EB प्लस IARA। इसके बेस पे हम EB का भी इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं, EB इक्वल टू क्या होगा, V माइनस IARA हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाई IA। ओके, तो क्या होगा, VIA EBIA प्लस IARA। तो अब इसमें VIA क्या होगा, VI दैट इज नथिंग बट, तो ये पावर फॉर्म में आ गया, V इंटू आई, E इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आई, तो ये पावर फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, इनपुट पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, इक्वल टू EBIA क्या है, तो EBIA दैट इज इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पावर ऑफ मैकेनिकल। तो ये मैकेनिकल पावर फॉर्म में हो गया, पर कितना, जितना इलेक्ट्रिकल पावर है, तो ये हो गया मैकेनिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिकल पावर, पर जो मैकेनिकल एनर्जी देगा इतना मैकेनिकल एनर्जी उसको मिलेगा। ओके, एंड लास्टली वी हैव अ पावर लॉस दैट इज I²R पावर लॉस। सो I²R दैट इज अ पावर लॉस। ओके, so so here we can say EBIA equal to, I can write VIA minus IA²R। so that is nothing but a input power, ये इनपुट पावर है माइनस पावर लॉस। तो आप जो मोटर को इनपुट दे रहे हो इसमें से पावर लॉस निकाल लो, तो फाइनली यू गॉट दिस EBI एंड दैट इज अ मैकेनिकल पावर वी कैन से। सो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, मैकेनिकल पावर, वही हो जाएगा। आउटपुट पे तो हमें मैकेनिकल पावर मिलेगा, ये ड्रॉप निकाल लो, तो सप्लाई जितना दे रहे हो उसमें से अगर अंदर का जो लॉस हो रहा है वो निकाल दो, तो आउटपुट में क्या बचेगा, EBI है, आउटपुट क्या है मोटर का, दैट इज अ मैकेनिकल। तो ये हमारा हो गया मैकेनिकल पावर, EBI है तो ग्रॉस मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस बाय द मोटर, एंड दैट इज नॉर्मली इंडिकेट बाय PM, मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर इक्वल टू क्या हो गया, EB इंटू आई। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन द टॉर्क इक्वेशन फॉर द DC मोटर। तो कन्वेंशनल इक्वेशन हमारे पास है, पावर का इक्वेशन क्या है मैकेनिकल पावर का, T इंटू ओमेगा, where T is equal to torque and omega is the angular velocity in the radian per second। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इसके आगे हमने टॉर्क मैकेनिकल पावर का एक और इक्वेशन डिफाइन किया, EB इंटू आई है। तो अभी हमने डिफाइन किया ग्रॉस मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस बाय द मोटर इक्वल टू EB इंटू आई है। ये भी मैकेनिकल पावर है, ये भी मैकेनिकल पावर है। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूँ इक्वल, तो T ओमेगा इक्वल टू EB इंटू आई। ओके, अब यहाँ मैं EB की वैल्यू एंड ओमेगा की वैल्यू रख रहा हूँ। तो
ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई एन अपॉन 60 और ई बी बैक ई एम एफ का इक्वेशन क्या था, किस पे डिपेंड था, एन फाइव जेड पी अपॉन ए इंटू 60। तो ये दो वैल्यू ओमेगा और ई बी की मैं इसमें रख रहा हूँ इक्वेशन 3 में। तो पुट दिस इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 अब क्या होगा, ई बी की जगह क्या रख दिया, ये वाला इक्वेशन, और ओमेगा की जगह क्या रख दिया, ये वाला। तो इसमें टॉर्क का इक्वेशन क्या होगा, तो टॉर्क इक्वल टू ये हो जाएगा पी फाइव जेड आई ए अपॉन 2 पाई ए। ओके, अब इस पूरे इक्वेशन में कौन से टर्म्स कांस्टेंट है, तो पोल कांस्टेंट होते हैं, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट हो जाएगी। एक बार आप मोटर बनाओगे तो कंडक्टर्स जो है वो रिमेन फिक्स, तो दिस इज कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, 2 पाई ए पैरेलल पाथ इज आल्सो कांस्टेंट। सो ये सारे पोर्शन कांस्टेंट नहीं, खाली दो पैरामीटर कांस्टेंट नहीं रहेंगे, आई ए इंटू फाइव। सो आई कैन राइट टी, ये सारे कांस्टेंट एंड फाइव इंटू आई। Okay, so P, Z, A all are constant. तो T proportional to I can write 5 into I। तो ये हो गया टॉर्क का इक्वेशन फॉर द डीसी मोटर, T proportional to 5 फ्लक्स into आर्मेचर करंट। T टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल किस पे है, 5 into I। Okay, so thus torque produced by the DC motor is proportional to the main field flux and armature current। Okay, so ये we can say the IMP1 torque of the DC motor। Okay, so now let's define the DC motor। कितने टाइप्स की DC मोटर अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली द आर्मेचर एंड फील्ड कनेक्शन। नॉर्मली DC मोटर क्लासीफाई हम किसके बेस पे कर रहे हैं, आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग हम किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, इसके बेस पे हम DC मोटर को क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है तो दैट मोटर इज नोन एज द डीसी शंट मोटर। अगर आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है तो सीरीज मोटर, एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन डीसी शंट एंड डीसी सीरीज, देन वी हैव अ डीसी कंपाउंड मोटर। ओके, सो डीसी कंपाउंड में दो है, शॉर्ट शंट कंपाउंड आता है, लॉन्ग शंट, और इसका भी सब पार्ट करो तो वी हैव अ क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड and differential compound. So these are the types of DC motor that we have। Okay, so now let's go one by one। हम देखते हैं कि भाई DC शंट मोटर में टॉर्क का इक्वेशन क्या होगा, स्पीड क्या होगा, और क्या उसका ग्राफ आ रहा है, और कहाँ ये यूज़ हो रही है। सेम वे DC मोटर और DC कंपाउंड के लिए जाएंगे। तो लेट्स से DC शंट मोटर, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ DC शंट मोटर। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमारा सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया हमारा फील्ड वाइंडिंग, और ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये पोर्शन ब्रश है। ओके, तो डीसी मोटर होगा तो यही सिंबल होगा मोटर का, तो ये सिंबल पर से हमें पता चल जाएगा भाई ये डीसी मोटर है। तो ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया फील्ड, तो दोनों पैरेलल है, शंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ शंट मोटर। तो यहाँ करंट देख सकते हो, यहाँ से सप्लाई में करंट जा रहा है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जाता है ISH दैट इज शंट करंट, और ये IA आर्मेचर में जाने वाला करंट IA। RA that means armature resistance, RS shunt resistor, okay, and EB generated back EMF। okay, so here you can say कि भाई करंट I क्या होगा, सप्लाई करंट ISH प्लस IA हो जाएगा। ओके, ड्रॉप क्या होगा, IARA हो जाएगा। ओके, बट हियर यू कैन से कि भाई RSH दैट इज पैरेलल, मीन्स फील्ड वाइंडिंग इज पैरेलल टू दिस आर्मेचर। सो आई कैन से कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ISH। अब ISH इज पैरेलल टू दिस, दैट मीन्स वी कैन से इट्स अ कांस्टेंट पोर्शन, ये कांस्टेंट ही रहेगा ISH। ओके, सो सिंस V एंड RS बोथ रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। सो द IS रिमेन इसेंशियली अ कांस्टेंट, तो ISH भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो फाइनली फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू ISH, एंड ISH कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट। सो इन शंट मोटर, ये आपको याद रखना है, इन शंट मोटर फ्लक्स इज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई इट्स अ कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। तो डीसी शंट मोटर क्या होता है, इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। ओके, सो फ्लक्स कांस्टेंट है, तो अब टॉर्क का इक्वेशन इसमें क्या होगा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है टॉर्क का, T प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू IA। अब फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू क्या है, ISH, और वो तो कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा।
तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आई ए। तो इन अ डीसी शंट मोटर टी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आई ए। ओके, नाउ फॉर डीसी मोटर तो ये याद रखना है आपको। देन ई बी प्रोपोर्शनल टू क्या है एन फाई जेड पी अपॉन ए अपॉन 60। इसमें वेरिएबल पैरामीटर कौन सा है, खाली फ्लक्स है। तो ई बी अब फ्लक्स प्रोपोर्शनल फ्लक्स तो कांस्टेंट फॉर्म में है, तो आई कैन से एन इक्वल टू एन इक्वल टू यहाँ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बी हो जाएगा, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी हो जाएगा, बिकॉज ये सारे पैरामीटर तो क्या है कांस्टेंट है। ओके, तो ई बी प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, इट मीन्स एन प्रोपोर्शनल टू ई बी। और ई बी की वैल्यू क्या है वी माइनस आई आ रहे हैं, सो एन प्रोपोर्शनल टू वो भी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ओके, ये हो गया टॉर्क का इक्वेशन फॉर द डीसी शंट मोटर, और ये हो गया स्पीड इक्वेशन फॉर द डीसी शंट मोटर। ओके, टी प्रोपोर्शनल टू आई एंड एन प्रोपोर्शनल टू ई बी। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट मोटर। अब शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, तो डीसी मोटर में 3 नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक हम जाते हैं। फर्स्ट इज अ टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट एंड स्पीड वर्सेस टॉर्क। ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। अब डीसी शंट मोटर में हमने बोल दिया है कि टी इज प्रोपोर्शनल टू आई ए। ओके, शंट मोटर में तो जैसे आई ए की वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंगली टॉर्क चेंज होगा। तो वी गॉट द लीनियर ग्राफ, ऑब्वियस कि भाई टॉर्क किस पर डिपेंड है, आर्मेचर के। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट आप ड्रॉ करोगे तो जैसे जैसे आई ए की वैल्यू चेंज करोगे टॉर्क अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो वी गॉट द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक इन दैट। तो ये आपको याद रखना है। ओके, so this is the behavior of a DC shunt motor. Okay, torque versus armature current. Okay, now let's say the speed versus armature current. तो अब स्पीड हमने अभी डिफाइन किया है एस प्रोपोर्शनल टू ई बी। अब ई बी का इक्वेशन क्या है वी माइनस आई ए आर है, तो एन वी कैन से वी माइनस आई ए आर है अपॉन 5 होगा, बिकॉज ये इक्वेशन हमारे पास है तो एन प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर होगा, बिकॉज फ्लक्स तो कांस्टेंट है, तो एन प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई आर है। अगर यहाँ मैं आर्मेचर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंगली स्पीड भी चेंज होगा। ओके, यहाँ जो अगर आर्मेचर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियस स्पीड कम होगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अगर आर्मेचर करंट 0 है तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज इनिशियली। ओके, जितना वोल्टेज होगा दैट्स व्हाई इट गॉट द मैक्सिमम वी कैन से स्पीड। ओके, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा दैट विल बी, बट ये आर्मेचर करंट बिकॉज फ्लक्स इज कांस्टेंट, so we got the constant speed. Okay, ये constant speed minor saturation is there we can say, but therefore the shunt motor is considered as a constant speed motor. Okay, ये minor change होगा. Okay, so this is the speed versus armature current. Okay, ये आपको याद रखना है कि भाई shunt motor is a constant speed motor because flux remain constant, that's why. Okay, and finally it's the speed torque characteristics. तो हमने जो आगे की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन किया है, सो फ्रॉम दैट वी कैन डायरेक्टली राइट ये जो 2 इक्वेशंस है हमारे पास टॉर्क एंड स्पीड का। सो फाइनली फ्रॉम दैट आई कैन ड्रॉ दिस फाइनली स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो ऑब्वियस है कि अगर टॉर्क ज़्यादा होगा और 0 होगा तो स्पीड मैक्सिमम मिलेगा हमें, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा स्पीड रिड्यूस होगा। बट एज वी नो दैट डीसी मोटर इज constant speed motor, shunt motor, a constant speed shunt motor. So minor change is there, but we can say ideally it's a constant speed. Okay. So this type of motor basically used in lathe machine, drilling machine, grinder, blower, compressor. Normally these are the applications of the DC shunt motor. Okay. Now let's go through the series motor. तो सीरीज मोटर में क्या होगा, सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर फील्ड शंट फील्ड एंड आर्मेचर फील्ड बोथ आर कम इन द सीरीज। यहाँ देखो सीरीज में है। ओके, दैट्स व्हाई हिज नेम इज सीरीज मोटर। ओके, तो यहाँ जो फील्ड करंट है वो क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट हो जाएगा। फील्ड में जो करंट फ्लो होगा वही यहाँ आर्मेचर में फ्लो होगा। ओके, सो फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, आर्मेचर पे डिपेंड करेगा। सो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई ए। ओके, सो कांस्टेंट फ्लक्स नहीं रहेगा बिकॉज ये आर्मेचर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, आर्मेचर करंट पे। तो नाउ द टॉर्क इक्वेशन अब क्या होगा, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, टी प्रोपोर्शनल टू आई ए फाई ए इंटू आई ए। तो फाई ए की जगह क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा। तो फाइनल टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वेयर।
ओके, तो दिस इज द टॉर्क इक्वेशन फॉर द सीरीज मोटर. शंट में क्या था, टी प्रोपोर्शनल टू आई ए था, जबकि सीरीज मोटर में टी प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर. ओके, सो नाउ so back EMF for the DC motor we have equation this. So from that n proportional EB क्या होगा, n proportional to EB अपॉन ये 5 नीचे जाएगा, बाकी का पोर्शन कांस्टेंट है, ZP 60 कांस्टेंट है, तो इसमें बचेगा क्या, n इक्वल टू EB अपॉन 5, तो n प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन 5. यहाँ 5 कांस्टेंट नहीं है, जबकि शंट मोटर में 5 कांस्टेंट था, तो वहाँ इक्वेशन था n प्रोपोर्शनल टू EB. तो यहाँ क्या होगा, n प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन 5. यहाँ BB की वैल्यू रख सकते हो, बैक EMF इक्वल टू V माइनस IAR है. ओके, बिकॉज IAR है माइनस ISR है, दिस इज अ सीरीज वाइंडिंग है, दैट्स वाई करंट दो फॉर्म में डिफाइन किए हुए हैं, बिकॉज दो रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई सीरीज में है, दैट्स वाई RA प्लस R सीरीज रेजिस्टेंस. ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड फील्ड वाइंडिंग जो सीरीज में, दैट वाई इज अ सीरीज वाइंडिंग वी कैन से, सो RS. ओके, सो ये इक्वेशन हो गया स्पीड एंड टॉर्क का. Okay, so on the basis of that let's define the torque armature characteristic, that is a torque versus armature current. So torque का इक्वेशन क्या है, T proportional to phi into IA, और phi की जगह क्या रखा है, IA, तो T proportional to क्या हो जाएगा, IA स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो अगर IA की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली टॉर्क बढ़ जाएगा. So when IA is large, the phi remain the constant due to the saturation, thus the torque is directly proportional to. अब जैसे जैसे वैल्यू ऑफ IA बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि दिस कम इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेशन, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा एट दैट टाइम सैचुरेशन के फॉर्म में कांस्टेंट हो जाएगा. तो जैसे फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ये पोर्शन अगर कांस्टेंट हो गया तो एट दैट टाइम T प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, IA हो जाएगा. तो इनिशियली अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका, तो इनिशियली यू कैन सी हियर, तो इनिशियली ये इक्वेशन फॉलो होगा, T प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर. पर जैसे ही एक लिमिट से बढ़ जाएगा, मीन्स सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा, सो एट दैट टाइम फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा. अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो T प्रोपोर्शनल टू IA हो जाएगा. तो अब वो लीनियरली इंक्रीज होगा. यहाँ प्रोपोर्शनल टू मीन्स पैराबोलिक फॉर्म में आपको मिलेगा, आफ्टर सैचुरेशन इट्स अ लीनियर फॉर्म. Okay, so this is the torque versus armature current for the series DC series motor. Okay, so ये ग्राफ आपको तो याद रखना है. Then we have a speed versus armature current. तो यहाँ इक्वेशन हमारे पास है n proportional to और n equal to V minus IA upon RA upon 5. तो यहाँ स्पीड IA पे डिपेंड है, तो यहाँ IA की वैल्यू चेंज होगी, अकॉर्डिंगली स्पीड चेंज होगी. अगर ग्राफ डिफाइन किया जाए स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का, सो दिस इज द ग्राफ. ओके, सो बेसिकली अगर कंसिडरेशन में बाय इक्वेशन अगर इफ यू सी कि भाई अगर मैं इनिशियल वोल्टेज मीन्स एट स्टार्टिंग में क्या होगा, तो स्पीड क्या हो जाती है, स्टार्टिंग में करंट कितना होगा. ओके, तो जीरो फॉर्म से हम डिफाइंड करेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से हो जाएगी. ओके, सो फ्लक्स डिपेंड इस पे कर रहा है फाई IA, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनली इट्स गो टू द इन्फिनिटी. ओके, तो एट स्टार्टिंग में, ओके, तो एट स्टार्टिंग अगर फ्लक्स जीरो है ऑब्वियस, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, हाई हो जाएगी. तो एट स्टार्टिंग मीन्स स्टार्टिंग में स्पीड हाई हो जाएगी. ओके, सो दैट्स वाई स्पीड देखो स्टार्टिंग में ही हाई बताई है, तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ DC मोटर हैज़ अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क. ऑब्वियस है कि स्पीड ऑब्वियस हाई चली जाती है. अगर लोड अगर हम नहीं लगाएंगे और मोटर को स्टार्ट कर दिया तो स्पीड डेंजरसली हाई चली जाएगी. तो DC मोटर में क्या करना है कि भाई DC मोटर कब स्टार्ट करनी है, जब लोड इज देयर. ओके, so as the load is increases, so here you can say when the supply voltage is keep constant and speed of the motor will be inversely proportional to fly. So in DC series motor, okay, the field current is equal to the armature current, which is nothing but a load current. Therefore at light load पे क्या हो जाएगा, when the saturation is not attained, flux will be proportional to the armature current and hence the speed will be inversely proportional to armature current, and hence the speed and armature current characteristic hyperbolic curve जो यहाँ दिखाया गया है. Okay, so as the load is increasing, armature current is decreasing and field gets saturated. Okay,
सो सीरीज मोटर जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तभी हम वो यूज़ कर रहे हैं, और विदाउट लोड अगर हमने उसे यूज़ कर लिया डायरेक्टली लोड को कनेक्ट किए बिना, तो स्पीड डेंजरसली हाई हो जाएगी। ओके, तो ये आपको डीसी मोटर में याद रखना है कि जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ हम डीसी मोटर सीरीज मोटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ट्रैक्शन सिस्टम में। ओके, जहाँ इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क हमें हाई चाहिए। ओके, एंड देन वी हैव अ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। Okay, so by about two characteristic you can directly go through this characteristic. Okay, speed torque characteristic of DC. Okay, so series motor basically कहाँ यूज़ होती है, तो बेसिकली जहाँ हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, ओके, वहाँ हम ये यूज़ करते हैं। ओके, ट्रैक्शन, होइस्ट, क्रैन। ओके, जहाँ हाई लोड ज़्यादा, इनिशियल टॉर्क ज़्यादा चाहिए, स्टार्ट करने के लिए टॉर्क ज़्यादा चाहिए, जहाँ हम डीसी सीरीज मोटर यूज़ कर रहे हैं। Okay, then we have a DC compound motor. तो as DC compound is nothing but a combination of series motor and shunt motor. ओके, तो दोनों की फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन पे डिफाइंड होगा। उसमें दो टाइप्स है, वन इज़ अ शॉर्ट शंट कंपाउंड एंड अनदर इज़ अ लॉन्ग शंट कंपाउंड। अब शॉर्ट शंट में क्या है, जो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई यहाँ सीरीज फील्ड भी है और शंट फील्ड भी है। ओके, यहाँ भी सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड, दैट्स वाई इज द कंपाउंड मोटर। बट शॉर्ट शंट में क्या होगा, कंपाउंड में तो भी शंट फील्ड इज अक्रॉस दी आर्मेचर ओनली, वेयर एज इन लॉन्ग शंट फील्ड इज अक्रॉस सीरीज एंड आर्मेचर। तो यहाँ देख सकते हो। ओके, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट। अब दोनों में क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर आएगा और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी कि भाई लेट्स से ये पोर्शन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस है, दैट इज अ क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अगर इसकी पोलैरिटी में चेंज कर देता हूँ, मीन्स प्लस माइनस प्लस हो जाता है, देन इट्स अ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ओके, सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। तो यहाँ आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, तो यहाँ देखो प्लस माइनस और ये फील्ड का भी प्लस माइनस, वेयर एज इन डिफरेंशियल कंपाउंड प्लस माइनस एंड देन वी हैव अ माइनस प्लस। Okay, so it is a differential compound. Okay, and then we have some characteristic of a compound motor. Okay, so in that we have a differential compound and a cumulative compound, same with cumulative compound and a differential compound. Okay, so you can make the characteristic of series motor and shunt motor, and you can compare this characteristic with this सीरीज मोटर एंड शंट मोटर। ओके, सो डिफरेंशियल कंपाउंड एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड में आप देख सकते हो ये शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट, तो वाइंडिंग पोलैरिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स फ्लक्स ऑपोज करेगा, दैट्स वाई ये ग्राफ हमें मिल रहा है। ओके, एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस डीसी कंपाउंड मोटर कहाँ होती है यूज, दैट इज एलिवेटर्स, रोलिंग मिल्स, पंचिंग, शेयरिंग्स एंड प्लेनर्स। ओके, सो दिस आर द बेसिक आइडिया ऑफ द डीसी मोटर्स। ओके, कि भाई डीसी मोटर्स की प्रिंसिपल क्या है, कितने टाइप्स की मोटर है, वहाँ टॉर्क और स्पीड इज़ द मेन थिंग, बिकॉज मोशन कंट्रोल में ये दो पैरामीटर हमें चाहिए, स्पीड एंड टॉर्क। ओके, मैकेनिकल पैरामीटर। सो दैट्स वाई वी हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक कि भाई डीसी सीरीज मोटर की स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शंट मोटर की क्या है, सेम वे कंपाउंड मोटर की क्या है। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विथ सम बेसिक आइडिया ऑफ DC machine. Okay, so here I just ended with this. Okay, thank you very much.